हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका स्टेट पीसीएस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है दीपेश कौशिक। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ में जीएस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की, क्योंकि हम लेके आए यहाँ पर 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सबको मैं यहाँ पर आपके साथ में कवर करता हूँ। अभी तक जितने भी क्लासेस जो हैं उसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में इन सबको तैयार किया जाए तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको आप सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में शाम को 7 से 8 के सेशन में हम स्पेशली इंडियन पॉलिटी के लिए जो एक फाउंडेशन क्लास जो होती है उसको मैंने लॉन्च किया हुआ है यूट्यूब पर ही, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो आप दिन में 3 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां मैं बात करता हूं आपसे मध्य प्रदेश की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर एमसीक्यूज के साथ साथ में मैं करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड करता हूं और इनके स्पेशली जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो भी मैं यहां पर ऐड करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। आप जितने भी लोग मेरे साथ यहां जुड़े हुए हैं, एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए इस सफर को, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप उन सबको यहां पर क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, शेरनी, नंदिनी, एकता, दीप्ति, आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और ध्यान रखिएगा, शेयर आपको इसको करते जाना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाते जाना है। पहला जो हमारा माइलस्टोन है वो 50, उसके बाद में 100, उसके बाद में 150, 200, 250, 300, जब तक ये सफर चलेगा ये चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये जो नंबर है इसको हमको 50 पे पहुंचाना है। ठीक है, चलिए तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ में आज का सफर स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके अंदर डेडिकेशन है तो आपको कोई भी लिमिट रोक नहीं सकती है। सीधी सी बात यह है। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है कि लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद में अगली बात, कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं। 6 अक्टूबर 2022 को यूपीएससी के लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है उसको आयोजन किया जा रहा है। अगर आप उसको क्वालिफाइड करते हैं तो इसमें आपको इतनी सारी जो फैसिलिटीज हैं ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको करना क्या है, आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाने के बाद में जो अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है वहां पर जाना है और वहां पर यूपीएससी वर्टिकल पर क्लिक करना है। पूरी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर यूपीएससी और एसपीएससी मतलब स्टेट पीएससी, ये दो ऐसी परीक्षाएं हैं जो आपको समाज में, या देखो सोसाइटी तो हमारी ऐसी है कि अगर आपके पास छोटी सी भी नौकरी है ना, सरकारी होनी चाहिए, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी में आप थोड़े से अप लेवल पे होते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं गलती से ये एग्जाम क्रैक कर दिया आपने तो मतलब आप मान लो कि आप अपने साथ में आपके माता पिता का भी नाम जो है वो रोशन करने का मौका आपको मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग, मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूं, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को आप लोग शेयर कर दें और मैक्सिमम लोगों के पास में इसको पहुंचा दें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और वो क्वेश्चन है ये। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे आंसर देंगे। ठीक है, सुनिए जरा। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। क्यों किया था, यह इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आमरण का अनशन का मतलब क्या होता है, अनटू द डेथ, मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो अनशन पर रहने वाले थे। महात्मा गांधी वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, क्या कारण था उनके यहां पर बेसिकली जो कहा जा सकता है उनके आमरण अनशन का। ठीक है, पहला कारण क्या था, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। ये तो पूरा 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और ये कब की बात चल रही है, 1932 की। चलिए ठीक है, देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद थे। ओके, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। और चौथा कौन सा है, उपरोक्त कथनों में से कोई भी यानी कि एबीसी इस संदर्भ में सही नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए
सबसे पहली बात 1932 की बात यहां पर की जा रही है। मैकडोनाल्ड की बात की जाए तो ये उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक जो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड जो था, वो ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया भारतीयों को, और स्पेशली भारतीयों को नहीं, जो हिंदू धर्म था उसको तोड़ने की ये कोशिश की गई थी। ठीक है, अलग से उनके लिए निर्वाचन जो पद्धति थी उसका प्रयोग करना यहां पर लागू किया गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे क्या हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, यानी कि सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है, उस टाइम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे बच्चों, 1930, 1931 और 1932, 3 यहां पर हुए हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो ये कि भाई इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों में शामिल हुआ था, तो आपको आंसर देना है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। पहली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी किस में कौन से में शामिल हुए थे, तो दूसरे वाले में 1931 में। क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि यहां पर समझौता हुआ था कौन सा, गांधी इरविन, तो ये दूसरा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं उन सबको यहां पर क्या करते जाना है, टिक करते जाना है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या आंसर होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गया और बाद में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करने की देखरेख करने वाला था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पहले का सी बिल्कुल सही, अरुण प्रकाश आपका आंसर बिल्कुल सही है। गाइज शेयर इसको करते जाना है। थोड़ा सा आपको यहां पर पहला जो टारगेट है हमारा 50, इसको आज इस स्लॉट में हमको अचीव कर लेना है। ठीक है, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ साइमन कमीशन, ओके, subsequently became the British Prime Minister and later was to oversees the granting of independence to India and Pakistan 1947, 1947 की बात यहां पर की गई है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमको क्या हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विंस्टन चर्चिल का भी नाम हमने सुना है, नेविल चैम्बरलेन का भी नाम सुना है, क्लीमेंट एटली का भी नाम सुना है और लॉर्ड माउंटबेटन का भी नाम सुना है। बहुत सारे यहां पर जो बच्चे हो सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन ये रहेगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मैं आपको लेके चलता हूं। साइमन कमीशन जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, 1927 में की गई थी और 1928 में यह भारत आया था। पहला पॉइंट तो ये जान जाइए। दूसरी बात यह कि आया क्यों था भारत, तो आपको पता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया था। उस एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा गया जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसको विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ, भारत के लिए आप रिव्यू करने आए हो और उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ठीक है, और इस साइमन को कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और इन 7 में से कोई भी भारतीय नहीं था और उन 7 में से एक जो मेंबर था हमारे पास में वो कौन सा था, तो आपको आंसर देना है यहां पर क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली क्लीमेंट एटली विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत की आजादी के समय वो क्या है, यहां पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में चर्चिल की बात कर ले तो ऐसा कहा जाता है कि चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1942 के टर्म पे आप देखोगे तो प्रधानमंत्री कौन है वहां पर, आपको बता देना है विंस्टन चर्चिल। लॉर्ड माउंटबेटन कौन है, ये भारत का पहला, बोल सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन प्लान भी आता है 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान भी आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट दियावालो या माउंट कोयल। व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, दूसरे का सी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
शेयर करते जाना है आपको, इस सेशन को मैक्सिमम लोगों के पास में आपको पहुंचा देना। हाँ भाई, अंडमान निकोबार की बात यहां पर की गई है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहली बात तो ये कि अंडमान निकोबार है क्या। अंडमान निकोबार सर एक यूटी है जो भारत के टेरिटरी में आती है, इस बात को हम जानते हैं। इसको हम सदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्दर्न अंडमान, और अंडमान और इसके बीच में क्या है, निकोबार भी है, ये भी हम जानते हैं। चलिए मान लिया है क्या ये आइलैंड्स हैं सर, ये बात भी आपको जानते हैं। उसके अलावा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहा जाता है कि ये हिमालय का एक्सटेंशन है। चलो ठीक है, ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सीरियल पीक नहीं होगा यहां पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा। ठीक है, सैंडल पीक विल बी द राइट आंसर, यानी कि एक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट थुलियर अगर आपसे पूछा जाता है, माउंट थुलियर अगर पूछा जाता है तो आप लोग आंसर देंगे कि माउंट थुलियर जो है वो कहां पर स्थित है, ये आपको मुझे बता देना है। ठीक है, क्लियर है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की है, माउंट थुलियर कहां की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको मुझे आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। इट मींस व्हाट इज द फॉरेस्ट फाउंड इन स्वैम्पी और टाइडल एरियाज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। दलदली और बोल सकते हैं कि जो ज्वार भाटा वाला क्षेत्र होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्वार भाटा, है ना, टाइडल जो पोर्ट, ऐसा आपने सुना होगा। तो मैं आपको बताता हूं, समुद्र का जल एक लेवल तक रहता है और वो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वो आगे और पीछे जाता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप कभी समुद्र साइड में गए होंगे तो दिन के टाइम पर आप देखते हैं, दिन के टाइम पर देखते हैं पानी अंदर चला जाता है, मतलब गहराई तक चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है, पानी जो तट होता है उसकी तरफ आना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ज्वार भाटा की प्रक्रिया बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब पूछा क्या गया है, दलदली। दलदली का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर मिट्टी और पानी दोनों साथ में रहे। ठीक है, मिट्टी और पानी दोनों साथ में रहे, ये पॉइंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसे वन जो पानी में भी अपने आप को क्या कर सके, पानी अपने आप को मजबूत रख सके या हो सकता है जीवित रख सके। ठीक है, तो शोला वन नहीं होगा, मानसून की बात यहां पर नहीं होगी, क्योंकि मानसून का मतलब क्या है, जो मानसून के आने से उत्पत्ति हो, नो बिल्कुल नहीं। ठीक है, पतझड़, भाई पानी में पतझड़ कैसे हो सकता है, ये भी दिक्कत है। तो यहां पर बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल पूछूं इंडिया में इसका एग्जाम्पल पूछूं तो मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर, फटाफट से मुझे बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द राइट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, फटाफट से बोलो जल्दी से, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चौथे का एक बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर, शाबाश, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके पास में देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज द फॉरेस्ट ऑफ द गंगाज ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन नोन, मॉनसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन या सुंदर वन। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। यस, वेल डन, शाबाश। देखो जरा क्या पूछ रहा है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। तो पहली बात तो सर ये बताओ कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र है ये डेल्टा है क्या। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, आज फिर से बता दे रहा हूं। नदियां अपने द्वारा बहाकर मिट्टियां लेके आती हैं। ठीक है, और उन मिट्टी को क्या करती हैं, वो यहां पर जमा कर देती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे गंगा ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है तो एक नदी तो ये हो गई, ये जा रही है। ठीक है, और एक नदी यहां से जाएगी जो इस प्रकार से बहेगी और ये एंटर करेगी यहां पर। ठीक है, अब जब समुद्र और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहां पर आप क्या देखते हैं, मिट्टी वाला एरिया देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप समुद्र के आसपास कहीं घूमने गए तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहां से कूदे जमीन से सीधे समुद्र में, नहीं, थोड़ा सा आपको मिट्टी भी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहां पर पानी की धारा क्या होती है, कमजोर होती है और अपने साथ में मिट्टी बहाकर ले जाते हैं।
ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, अब इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में आप यहां पर देखेंगे और समझेंगे इस बात को कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा बोलेंगे। नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, दो नदियां आपको देखने को यहां पर मिल जा रही हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर हमेशा पानी रहता है। ठीक है, स्पेशली जब आपसे बात की जाए वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल पे ये जो रीजन है, यहां पर आपको सुंदरी नाम का वृक्ष जो है वो देखने को मिलता है। कौन सा? सुंदरी नाम का वृक्ष देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? यानी कि सुंदरवन जो है वो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि डेल्टा क्या होता है सर? ठीक है, डेल्टा मैं आपको समझा देता हूं, आपको और कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपको सारी की सारी चीजें समझा पाऊं। सुनो, मान लेते हैं कि ये भारत का ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, इस ईस्टर्न कोस्ट में नदी जो है वो यहां से बह रही है, और आप लोग इस बात को जानते हैं कि पानी जब फ्लो में आता है, तेज धारा से आता है, तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो सामान्य यानी कि उसकी जो स्पीड कम होती है, वहां पर आप देखते हैं कि वो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है। और अगर मान लीजिए कि उसके सामने कोई गिलास पत्थर वगैरह आ गया तो वो क्या करता है? डिवाइड हो जाता है। समझाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि मेरे पास में ये पानी की एक बोतल रखी हुई है। ठीक है, इस पानी की बोतल को मैंने ऐसे खड़ा किया। ठीक है, और यहां से पानी जो था वो क्या किया? बहाया। पानी मैंने अगर इसको बहाया और पानी की स्पीड जो है वो तेज है, तो वो क्या करेगा? बोतल को अपने साथ में लेके चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पानी की स्पीड कम है तो क्या होगा? एक धारा यहां से निकल जाएगी और एक धारा यहां से निकल जाएगी। क्या हो जाएगा? यहां पर पार्टीशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये। और आगे जाके क्या देखते हैं आप कि ये धारा आगे जाके क्या हो जाएगी? उससे मिल जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं एक कंडीशन मैंने आपको समझाया। मान लेते हैं कि यहां से पानी जो था वो डिवाइड हुआ। ठीक है, और आगे जाके क्या होगी? मिल जाएगी। ये आकृति कैसी बन गई? ये आकृति मैथ्स के डेल्टा जैसी बन चुकी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको डेल्टा बोला जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात क्लियर है यहां तक की बात? चलिए, सो गाइस, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फटाफट से देखो। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? Which is the most suitable area for the cultivation of coffee in India? कच्छ का रण, दक्षिणी पठार, सिंधु गंगा घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। क्वेश्चन को समझते जाइएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस क्लास के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हो वो एकदम होना चाहिए उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं वाला। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है भाई। कॉफी की खेती की बात की जा रही है यहां पर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ कॉफी की चर्चा यहां पर की जा रही है। चलो देखते हैं जरा कि क्या कहानी है। कच्छ का रण, सबसे पहली बात, आपका जो भारत है यहां पर आप देखते हैं कि 6-7 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, पथरीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना, बहुत सारी लेटराइट मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी आपको देखने को मिलती है। और उन मिट्टी के साथ साथ में वहां की जो प्रकृति है वो भी अलग आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि किसी भी फसल के उत्पादन के लिए वहां की जो मृदा होती है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। जैसे कि महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है जो स्पेशली कपास के लिए है। राजस्थान की बात कर लें तो यहां पर तो आपको बालू देखने को मिलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो यहां पर आपको पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है, यह भी इंपोर्टेंट है। नीचे यहां तमिलनाडु की बात करें तो आपको लेटराइट मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, और यहां पर स्पेशली केसर की खेती की जाएगी, यहां पर कपास की खेती की जाएगी। आप उत्तर पूर्वी भारत में चले जाएंगे तो वहां पर जो टी कल्टीवेशन होता है वो किया जाता है, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो हर एक मृदा के लिए वहां पर उसको क्या किया जाता है? उसको अपडेट किया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए आपसे कॉफी की बात की जाए तो इंडस गंगा वैली, नो, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको बताया सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी, नो, ये भी करेक्ट बात नहीं है। हाँ, चाय की बात होती तो हो सकता था, सही हो सकता था।
कच्छ के रण में तो कोई मतलब ही नहीं, यहां तो हो ही नहीं सकता है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पठार यानी कि सदर्न प्लेटू जो है वो यहां पर कॉफी का उत्पादन होता है। क्वेश्चन आपसे, हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको आंसर देना है कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, पहली बात तो ये। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से आंसर बोलो जल्दी से। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है वो किस देश के द्वारा किया जाता है, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, फटाफट से आप लोग मुझे आंसर दोगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर इंक्लूज्ड। ठीक है, विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन, रबी के साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह फसलें तथा पशुपालन भी करना, और फसलों को उगाना तथा सब्जियों को भी साथ में इसके साथ में कल्टीवेट करना। सो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है, तो आपको आंसर दे देना है ब्राजील। बहुत बढ़िया, आ जाओ यहां पर, ब्राजील की राजधानी क्या है तो आपको आंसर देना है ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। चलिए, मिक्स्ड एग्रीकल्चर की बात यहां पर की गई है और शालिनी ने हमको आंसर दिया है सी और दीप्ति ने हमको दिया है डी, लाइफ विनर ने बी। चलो देखते हैं जरा क्या कहानी है भाई। देखो बेटा, पहली बात तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर मैं यहां पर आपसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोलता, या मैं आपसे यहां पर बोलूं क्या मिक्स्ड एग्रीकल्चर, तो ये बताओ दोनों चीजें अलग अलग हैं या नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या समझता है, मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड एग्रीकल्चर में कंफ्यूज हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, जहां प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में काम करते हैं उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहां पर मिक्स्ड एग्रीकल्चर की जब बात की जाएगी तो आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर कृषि और पशुपालन यानी कि ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री, उस कंडीशन को हम यहां पर क्या बोलते हैं, तो आपको आंसर देना है क्या, तो सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब जहां पर फसलों का भी उत्पादन किया जाए और पशुओं को भी पाला जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, यस और नो, यस, वेल डन। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द गोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका सोशल सिक्योरिटी होती है, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा एक टॉपिक बोलते हैं, मेंस में, प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में, वहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और इसको आप अभी से तैयार करना स्टार्ट करें। देखिए कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, है ना, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनना लाजमी होता है, मुख्य परीक्षा में तो बनते ही बनता है। तो इनको आप हमेशा अभी से धीरे धीरे तैयार करते रहें, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, उन चीजों को कवर करना स्टार्ट कर दें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, सुनो जरा, देखें जरा यार, लाइक और शेयर, लाइक नंबर हमको कितना करना है बच्चों, 50 हमको लाइव और 100 हमको लाइक, इतना करना था। नंबर आप देख लो आपके सामने क्या है। ठीक है, आइए जरा, पीडीएस सिस्टम की बात की गई है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जैसे कंट्रोल की दुकान बोलते हैं, कंट्रोल की दुकान बोलते हैं, जैसे कि आप जो मिट्टी का तेल हो गया, गेहूं हो गए, चावल हो गया, आटा हो गया, ऐसा जो प्रोडक्ट होता है वो यहां इन दुकानों में मिलता है, पीडीएस जो सिस्टम होता है उसमें मिलता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या है, ये आपको यहां बताना है। ठीक है, सुनो जरा, पहला, प्रोवाइडिंग फूड सिक्योरिटी टू द प्यूअर, अच्छा, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, अच्छा, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, सही है, प्रिवेंट ओवर चार्जिंग बाय ट्रेडर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू।
आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जी हां, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आपको याद होगा कोविड-19 के दौरान, है ना, कोविड-19 के दौरान जो आटे का पैकेट 120 रुपए का आता था या 150 रुपए का आता था, वो 250 और 300 रुपए का बिक्री लगा था। बोलो यस और नो, यस और नो। पहली बात तो यहां पर क्या हो गई, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना। आदमी ने क्या किया, कहीं से 2 नंबर से बहुत सारा आटे का पैकेट जो था उसको अपनी दुकान पे स्टोर कर लिया, और जब बेचने की बारी आती थी तो प्राइस को डबल कर दिया जाता था। ठीक है। दूसरा, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पर लिए जाने से रोकना। बिल्कुल सही। कालाबाजारी का मतलब ही क्या होता है, अधिक मूल्य वसूलना। बिल्कुल सही बात है। और गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, मतलब कम से कम, चलो ठीक है, आप गाड़ी महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, चल जाए, लेकिन कम से कम खाने के लिए, क्योंकि यह मनुष्य की बेसिक नीड है एक, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहले क्या आया है, रोटी ही तो आया है ना। तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो ये भी यहां पर करेक्ट बात हो गई। इसका मतलब 1, 2, 3 तीनों ही सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बात क्लियर है, यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो भाई, क्वेश्चन को देखो। दुग्ध के अग्रणी उत्पादनों का सही अवरोही क्रम क्या है? द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क इज, व्हाट विल बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? चीन, भारत, रूस, यूएसए, भारत, यूएसए, चीन, रूस, यूएसए, भारत, चीन, रूस, या भारत, चीन, यूएसए, रूस। आंसर दो फटाफट से कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्वेश्चन को आप देखें कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? सुनिए, सबसे पहली बात, अगर हम यहां पर दुग्ध की बात कर लें, दुग्ध यानी कि मिल्क की बात की जा रही है, और स्पेशली मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान की अगर मैं चर्चा की जाए आपसे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि मिल्क प्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छा काम किया है पूरे भारत में, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है वर्गीस कुरियन। क्या नाम है? वर्गीस कुरियन। इन वर्गीस कुरियन ने 1973 के टाइम पर आप देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसको हमने ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड की चर्चा की गई है, और ऑपरेशन फ्लड स्पेशली किससे संबंधित था? तो आपको आंसर देना है, वो दूध के उत्पादन था। वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको हम? मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं 4-5 चीजें मैं आपको और यहां पर मेंशन करवा दे रहा हूं ताकि आप उनको ना भूलो। सुनो जरा, अगर मान लीजिए आपसे पूछे कोई कि भाई भारत में मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आपको आंसर देना है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे यहां पर कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है भाई साहब, याद रखिएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको आंसर देना है राजेंद्र सिंह, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? राजेंद्र सिंह। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कोई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, सिंपल है यार, इसमें तो कुछ सोचना नहीं हमको, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोलेंगे आप यहां पर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, कौन? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये भी इंपोर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे यहां पर कैलाश साखला, कैलाश साखला, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो आप इनके लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। दूध के उत्पादन में आप देखेंगे यहां पर भारत, यूएसए, चीन और रूस, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इंडिया, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में रसिया। सो बी विल बी द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात? कैलाश साखला, यस, वेल डन, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड मिशन, नेशनल
फूड मिशन, ये आपको आंसर यहां पर देना है। ऑयलसीड, व्हीट, राइस और पल्सेस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? यार नंबर्स आप लोगों ने नहीं बढ़ाए एंड इट्स रियली हर्ट्स, यू नो, मतलब मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग अगर एफर्ट लगाएं तो इस सेशन को हम और अच्छा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, और इसमें आपका सहयोग जो है वो लाजमी है, बनता है इतना तो आप चाहें तो इस सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में कौन सा शामिल नहीं है? आंसर हमारे पास में आना स्टार्ट हो गया है और अनंत प्रकाश ने आंसर दिया है 10वें का बी, मोनी शर्मा ने दिया है ए। चलो देखें जरा क्या बात है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है ना, और ह्यूमन की सबसे पहली जो नीड है वो क्या है? वो रोटी ही है, ठीक है। तो रोटी किससे बनती है भाई? गेहूं से बनती है ना, तो गेहूं यहां पर तो होगा ही होगा। आपने इसको पैसे कैसे टिक कर दिया ये मुझे नहीं पता। उसके बाद चावल, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दक्षिण भारत की बात कर लें, अगर हम यहां पर इन राज्यों की बात कर लें तो वहां पर रोटियां कम है, चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है ना, तो चावल तो रहेगा। और इसके साथ साथ में अब चावल अकेला तो खाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? दलहन चाहिए, यानी कि पल्सेस चाहिए। सो बी, सी और डी ये दोनों इसमें इंक्लूड है। जो नहीं शामिल है उसका नाम क्या है? तो आपको आंसर देना है क्या? ए यहां पर करेक्ट आंसर देना है। तिलहन जो है वो यहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलहन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिन चीजों से तेल निकाला जाता है उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये आता है कि सर ये है क्या? ये एक प्रकार का बोल सकते हैं इसके भारत में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर गरीबी की समस्या है ना, और उस गरीबी की समस्या में कोई भी कम से कम भूखा तो ना रहे, भूखमरी कम से कम इस देश में ना हो, इसके लिए यहां पर स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन जारी किया गया, जिसमें आपको इतनी फूड सिक्योरिटी दी जाए कि आप अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। इसीलिए यहां पर इसको क्या बोला गया है? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है, यानी कि द डिटर्मिनेंट ऑफ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इसके साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये आपको मुझे आंसर यहां पर दे देना है। ठीक है, सुनिए जरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपने सुना होगा ना एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी? स्पेशली आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत में, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के कारण यहां पर जो 65% जो पॉपुलेशन है वो किस में लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है। और आप देखते हैं कि कृषि ही सबसे ज्यादा क्या आजकल बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा नुकसान का कोई बिजनेस है तो वो कृषि है। किसान मेहनत के साथ में अपनी फसल को उगाता है, पता चला ओले पड़ गए, बारिश हो गई, सूखा हो गया, ये भी तो कारण है। तो क्या होगा? लोग खेती करना बंद कर देंगे, और खेती करना बंद कर देंगे तो इतने बड़े देश को खिलाएगा कौन? क्योंकि आपको पता है पूरे विश्व की 17.5% पॉपुलेशन कहां रहती है? ये इंडिया में रहती है। ये भी दिक्कत है। तो इसीलिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज स्टार्ट की गई है स्पेशली फार्मर्स के लिए, जो उनको क्या कर सके, उनको सिक्योरिटी फील करा सके कि अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट मान लीजिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये कोई राज्य है, ये कोई स्टेट है, यहां पर हर जगह किसका उत्पादन हो गया? व्हीट का उत्पादन हो गया, यानी कि गेहूं का उत्पादन हो गया। सारे किसानों ने गेहूं का उत्पादन कर दिया। अब इस यहां पर मान लीजिए कि गेहूं की जो प्राइस थी, जो उसका कल्टीवेशन जो प्राइस आया, वो आया कितना? 1200 रुपए पर क्विंटल। 1200 रुपए पर क्विंटल का उसका प्राइस आया, जो उन्होंने लगाया था उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब 1200 रुपए किलो क्विंटल का उत्पादन आया है तो कम से कम आदमी 1400-1500 तो बेचेगा, ऐसा हमको पता है, क्योंकि बेनिफिट के लिए तो बेचना है। लेकिन हुआ ये कि यहां पर हर एक किसान ने क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया, और उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया।
डिमांड से ज्यादा क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई होती है तो क्या होता है, प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं। जो लोग अर्थव्यवस्था वाले होंगे, इकोनॉमी पढ़ते होंगे, उनको पता है जब डिमांड कम सप्लाई ज्यादा प्राइस डिक्रीज। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गई और ये जो था 1200, इसका प्राइस आ गया कितना, 900 रुपए, 900 रुपीज। किसान का तो मरना हो गया, क्योंकि उसने तो कर्जा लेके अपने जो बीज लिया था उसको उसने प्रोडक्ट किया था, कर्जा लेके किया था। ये तो दिक्कत हो गई यहां पर। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई किसानों को एक सिक्योरिटी फील हो, इसलिए सरकार क्या करती है, एक रेट फिक्स कर देती है कि भाई 1400 रुपए पर कुंटल गेहूं सरकार लेगी। अगर आपका इससे ज्यादा बेच रहा हो तो कहीं भी बेच दो, अगर इतना बेचना चाहते हो तो आप हमारे पास में लेके इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो इसका यहां पर मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। चलो नेक्स्ट अगला पॉइंट बात करें हम यहां पर भारतीय कृषि, आंसर इसका क्या होना चाहिए, ना तो यहां पर ये होगा, ना तो यहां पर ये होगा, ना तो यहां पर ये होगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है बात, यस और नो। यहां तक की बात क्लियर आ गई है आप सबको, पॉइंट क्लियर हो गया है। कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आए आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। और मेरा आपसे वादा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, कोई भी सेक्शन होगा आपसे छूटेगा नहीं। बस समर्थन, सपोर्ट, प्यार जो है उसको बनाए रखिएगा। और मेरा वादा है आपसे, जब प्रीलिम्स आप देने जाएंगे ना और वहां जब ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आप फीलिंग आप शेयर नहीं कर पाएंगे। फिर आओ जरा, क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है उसको यहां पर ज्वाइन किया जाए और तैयारी को पूरा किया जाए, क्योंकि जनवरी की बात है, यहां पर एमपीपीएससी और बीपीएससी इसका तो एग्जाम होना ही होना है। इसके साथ साथ में हरियाणा पीएससी और इसके साथ साथ में आपको पता है यहां पर जो आपका बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर पीएससी, ये भी एग्जाम अभी यहां पर कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और यूपी पीसीएस, क्योंकि इसका भी मेंस का हिसाब किताब हो गया है, तो ये सारी की वैकेंसी आने ही वाली है, ये तो रहेगी जनवरी में। ठीक है, और स्पेशली 77% का ऑफ भी है जो आपको यहां पर मिल रहा है। इसके लिए आपको कोड यूज करना है बच्चों, Y584 584। इस कोड को आप यूज करोगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिल सकता है उस कोर्स की फीस पर। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको तो अड्डा 24x7 की ऐप को डाउनलोड करो, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि ये कितना पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 78%, 78% ये पहुंच जाएगा। तो आप चाहते हैं ज्वाइन करना, कोड यूज कीजिए मेरा Y584 और आपको मिलेगा कंप्लीट फाउंडेशन बैच। आग लगा देंगे। एक बिहार गया था मैं, पटना गया था अभी, वहां एक डायलॉग मैंने सुना, गर्दा गर्दा कर दिए सर। तो जो गर्दा गर्दा है वो हम यहां इस सेशन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस यहां पर कंप्यूटर के आपके सामने उपस्थित किए जा रहे हैं। 1024 बाइट बराबर है, किसके बराबर है भाई, एक टीबी, एक जीबी, एक एमबी, एक केबी। ये क्वेश्चन एक जमाना हुआ करता था जब बहुत टफ हुआ करता था, बहुत टफ। जब पहली बार कंप्यूटर किसी ने देखा होगा तो आदमी इसको पढ़ता होगा, याद करता होगा। लेकिन इस टाइम पर तो हम इतने ज्यादा अपडेट हो गए। ठीक है, अच्छा अनंत, आपकी समस्या का आज समाधान कर दिया जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, आज समाधान हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एक टाइम पर ये क्वेश्चन इतना टफ हुआ करता था कि लोग इसको पढ़ते होंगे, लोग इसको क्या करते होंगे, पढ़ते होंगे। और आज भी जो मैं यहां पर आपको देख पा रहा हूं, अभी भी आपके साथ में जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा चल रही है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। अगर ये भी तुमने गलत कर दिया तो आपने एक वीडियो देखा होगा, पाकिस्तान के मैच हारने पर एक लड़का कहता है, ओ भाई मुझे मारो, मुझे छुट्टी दे दो। वैसे मुझे करना पड़ेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ऐसा ना करें यार। इतना सिंपल, आपका फोन जिसको आप दिन भर यूज करते हो, उस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो। सबसे छोटी जो यूनिट होती है कंप्यूटर की वो कौन सी होती है, बिट ही तो होती है। और 8 बिट का 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1024 अगर मान लीजिए आपसे किलो बाइट की बात की जा रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा ना, ये 1 MB।
और ये क्या पूछा गया है, 1024 बाइट की बात की गई है, तो बेटा यहां पर डी आंसर होगा ना यार, डी आंसर होगा कि नहीं होगा? कैसे तुमने गलत कर दिया यार, ये ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? और क्या कह रहे हो, टीबी टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट, अरे मेरे भाई 1024 केबी इज इक्वल टू 101 MB, 1024 MB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 GB, 1024 GB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 TB। ऐसे करना है ना आपको, कैसे गलत कर दिए यार आप लोग, ऐसा थोड़ी चलता है ना, ना ना ऐसा नहीं चलेगा भाई। हाँ सही है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो, लाइक करते जाओ और शेयर करते जाओ। चलो, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? बाइनरी न्यूमेरिकल, डेसिमल नंबर, कस्टम कैलकुलेशन और नन ऑफ दीज। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सर आपने क्वेश्चन उल्टा किया है, क्यों? तो सब फंस गए। काम ही मेरा ये है, और मेरा ही नहीं, एग्जामिनर का भी तो यही काम है, आपको फंसाना, आपको कंफ्यूज करना, और मैं वहां पर आपको करके भेजूंगा तो आप वहां पर जाके होगे ही नहीं फिर। ठीक है, क्वेश्चन देखो फटाफट से, नंबर बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन ने जो आपका दिमाग जो मतलब खत्म कर दिया है ना, ये स्टॉर्म हो गया आपका माइंड। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान रखें, मेरी क्लास में कभी भी इस प्रकार का भूकंप जो है वो आ सकता है। ठीक है, क्या पूछा गया भाई, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति, 01 10 01 10 जो नंबर होता है ये कंप्यूटर में चलता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं मुझे, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप लोग आंसर दे देंगे मुझे, इसको फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड का तात्पर्य क्या है? कैड, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फटाफट से मुझे बताओ। चार्ल्स बेबेज, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन देखो भाई, कैड का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैड? कैड क्या होता है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे डिजाइन जो होते हैं, आपके घर का डिजाइन हो गया है ना, आपके ऑफिस का डिजाइन हो गया, मशीन का डिजाइन हो गया, कार का, मोटरसाइकिल तक का डिजाइन जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा ये बनाया जाता है। तो यहां पर बहुत ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जिन डिजाइनों का निर्माण किया गया है उसी को यहां पर हम कैड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कैड बोल दिया जाएगा। सो ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, उन सारे सेक्शन को मैं यहां पर आपसे कवर कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी फील भी आती होगी कि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो सेशन को एक बार शेयर करते रहा करो, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए, अगला सेक्शन आ गया हमारे पास में, करंट अफेयर भी आ गया। आप देखें जरा, नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 3650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? ठीक है, नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, क्लियर यहां तक की बात? शेयर कर, देखो लाइक और शेयर आपको करते रहना है साथ में। सुनो जरा, नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें, भारत के प्रधानमंत्री हैं, 3650 करोड़ यानी कि 3650 करोड़ रुपए का कुछ आप बोल सकते हैं कि इनॉग्रेशन करने वाले हैं, और इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या होना चाहिए, ये यहां पर आपसे पूछा जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, और यहां पर यह बात आज की है, आज ही करेंगे, ये टुडे करेंगे, क्योंकि ये मोदी जी जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कहां? मोदी जी पहुंच चुके हैं बहुत ही खूबसूरत शहर, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? शिमला। क्या नाम है? शिमला, जिसकी राजधानी है।
और यहीं पर बड़ा रोस, ये मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, ये भी हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। बड़ा रोस, बाड़ा लाचाला, रोहतांग दर्रा और शिपकिला दर्रा, ये भी आपको कहां देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। सो गाइज डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु नहीं होगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI ने नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये आपको आंसर मुझे दे देना है। फटाफट से आंसर दीजिए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 53, 54, 55, 52, व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आप लोग मुझे आंसर देंगे। चलिए आंसर आना हमारे पास में स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, देखो जब भी मैं आपको यहां पर कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब कि उससे संबंधित फैक्ट जो है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, 16th क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि 54वां। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 54th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये भी करंट अफेयर की न्यूज है, और ध्यान रखिएगा ये जो करंट अफेयर की न्यूज है ये स्पेशली कंपाइल की जाती है न्यूज एंड एयर से। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, उतनी सारी चीजों को मैं यहां पर इसमें क्या करता हूं? शामिल करता हूं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, इनको ऐड करते जाना है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरकार ने देश को किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है? ठीक है, द गवर्नमेंट इट्स कमिटेड टू मेक द कंट्री ट्यूबरक्लोसिस फ्री बाय ईयर। आंसर दीजिए 2024, 2025, 2028, 2030। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इसके लिए बोल सकते हैं कि इसका उत्तरदायी होता है इस बीमारी के लिए, और भारत में इसकी समस्या हमको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपको आंसर देना है 2025, 2026-25 तक, 2025 तक सरकार ने सोचा है कि हम क्या कर देंगे, यहां पर जो गवर्नमेंट है ये भारत में ट्यूबरक्लोसिस से क्या कर देगी? फ्री कर देगी, तपेदिक मुक्त जो है उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो गाइज बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पुल्लमपारा का नाम भारत के किस राज्य में स्थित पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत है? यह आपको आंसर देना है, यानी कि पुल्लमपारा नेम्ड फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा। यह आपको आंसर देना है। डिजिटल इंडिया मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया एक बहुत ही बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षी एक स्कीम। आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो डिजिटल होने लगे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का डिजिटलाइजेशन हो गया है, और ये यूजफुल भी है। हमारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो हमको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं बहुत आसान तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया की बात की गई है, लेकिन स्पेशली क्या है, ये पंचायत यानी कि रूरल डेवलपमेंट की बात की गई है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है, और इसी के लिए आप यहां पर कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? केरला, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर, ए किसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, लाइक कम है और लाइव भी कम है, तो 50 के आसपास अगर लाइव हो जाएं और 50 ही अगर लाइक हो जाए तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि नंबर्स को 50 यहां पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्र द्वारा रविवार को हुए वरिष्ठ स्तर के नौकरशाही फेरबदल के तहत किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, who has been appointed as the deputy election commissioner as part of a senior level bureaucratic
रिशफल इफेक्टेड ऑन संडे बाय द सेंटर। इसी संडे की बात की गई है। आज कौन सा वार है? बुधवार है, और चर्चा कब की है? संडे की है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर आंसर देना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनो जरा। अजय भाडू, बसंत गर्ग, आकाश त्रिपाठी और लोचन सेहरा, इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, क्लियर? सुनिए, क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर 19 की बात करते हैं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? अजय भाडू, बसंत गर्ग, आकाश त्रिपाठी और लोचन सेहरा। आकाश त्रिपाठी ग्वालियर में रहे थे 2009-10 के टाइम पर। मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर। मतलब अगर ग्वालियर में किसी ने कलेक्टर को पहचान दिलाई, छोटा छोटा बच्चा इनको नाम से जानता था, आकाश त्रिपाठी जी को। जितना भी अतिक्रमण हुआ करता सारा का सारा साफ, मंदिर मस्जिद जो देखा पूरा साफ, सड़कें एकदम क्लियर। पहली बार ग्वालियर में किसी ने कलेक्टर का रुतबा दिखाया तो वो आकाश त्रिपाठी ही थे। ये एमपी कैडर के 1998 के आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, तो ये माय गवर्नमेंट के सीईओ बने हैं। ये किसके? ये माय गवर्नमेंट के सीईओ बने हैं। तो ये वाली बात तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आपको यहां पर जो आंसर देना है वो क्या देना है? वो देना है अजय भाडू। ये 1999 के 1999 के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। ठीक है, गुजरात कैडर के आईएएस हैं। इनको उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। सो 19 का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो यहां पर क्या हो जाएगा? अजय भाडू यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा स्पेशली समाधान ऑनलाइन ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। समाधान एक दिन ये इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी आकाश त्रिपाठी जी के द्वारा। बहुत ही शानदार कलेक्टर है। और ये देखिए, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को आपका नाम भी यहां पर किसी दिन कोई करंट अफेयर में पढ़ा रहा होगा। समझ रहे हैं? कितना आपके लिए मोटिवेट, कितना आपके लिए गर्व की बात होगी कि आपके नाम को कोई करंट अफेयर में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा जब आप अधिकारी होंगे। तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है आपके लिए? यही सोच के पढ़ लो यार। भाई देखो, वजह बहुत होती है, वजह बहुत होती है किसी चीज को मना करने की, छोड़कर जाने की। सिर्फ एक वजह बनी रहती है कि भाई आप उस पर रुके रहे, बने रहे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अजय भाडू विल बी द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसए ने खालिस्तान को हराकर फीवा महिला बास्केटबॉल विश्व कप में 11वां विश्व खिताब हासिल किया है, और आपको आंसर देना है कि वो कौन सा भाग्यशाली देश है। यूएसए बीट खालिस्तान टू सिक्योर 11th वर्ल्ड टाइटल इन फीवा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्राजील। आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, यह आपको मुझे बताना है। जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सा है यार। ये भी अगर मान लो गलत किया तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए, लाइफ विनर ने हमको आंसर दे दिया है। देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। प्रदीप कुमार ने भी आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चीन। ठीक है, चाइना को अभी हराया है, और चाइना के हराने के बाद में ये भी नंबर याद रखना भाई, 11वां विश्व खिताब, 11 टाइटल है। ये एमपीपीएससी बहुत पूछती है ऐसे क्वेश्चन, कौन से नंबर का था, किसको हराया, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। इसकी राजधानी पूछ लेगा, राजधानी क्या है इसकी। ठीक है, यूएसए की राजधानी क्या है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, चीन की राजधानी बीजिंग। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग, है ना। ये भी क्वेश्चन आपको यहां पर पता होना चाहिए। ये सारी की सारी क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए होंगे। मैंने बहुत सारी चीजों को यहां पर शामिल कराया ताकि आपको जो प्रिपरेशन है वो अलग ही लेवल पर चले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इनके नोट बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इनसे ही आपको आगे नई जो चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ यहां पर बने रहिए। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक
तब तक थोड़ा सा मतलब मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो हम कोशिश ये करें कि मैक्सिमम लोगों के पास में सेशन को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर देखें, और एक दिन वो भी आए कि जब हम यहाँ पर 1000 लोगों के परिवार के साथ हम सब मिलकर यहाँ पर पढ़ रहे हो, 1000 लोगों के साथ में। ये मेरी ख्वाहिश है यहाँ पर 1K देखने की, और वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बताया ना कि बहुत लंबा अगर आपको चलना है ना, तो उसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे स्टेप से होती है। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे 1 को ही पढ़ाया, 2 को ही पढ़ाया, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को। आज मेरा परिवार जो है वो 30-35 लोगों का हो गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा, 50 का, 100 का, लंबा चलेगा। इसी तरीके से बस आपका साथ बना रहना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुबह 9 से 10 AM में तो हम पढ़ते ही है यहां पर क्या, करंट अफेयर और जीएस, ठीक है, CA प्लस जीएस पढ़ते हैं, ठीक है। 3 से 4 PM में हम MP पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। और शाम को 7 से 8 में हम पढ़ते हैं पॉलिटी। क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी। और पॉलिटी में भी स्पेशल क्या, थ्योरी क्लास जो है उसको पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, थ्योरी क्लास जो है इसको पढ़ते हैं। MCQs यहां पर हो गए, MP यहां पर हो गई, और थ्योरी यहां पर हो गई। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है। बढ़िया से किसी भी स्टेट PCS के लिए जाके बैठ जाना और एक बार बोल देना जय माता दी, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, यस और नो, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए, सो आज की कहानी, आज का सफर हम रोकेंगे यहीं। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार जो है वो दिखाते रहिए। क्लासेस में आपको जरूर आना है, तीनों क्लासेस में, 9 से 10, 3 से 4, 7 से 8, ठीक है। सारी चीजें आपके आराम से कवर हो जाएंगी, क्लियर। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।